मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है, तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में एक न्यू एग्जांपल के बारे में। जो एग्जांपल नंबर है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। इससे पहले मैं 7 एग्जांपल आपको करा चुकी हूँ और ये सभी के सभी जो एग्जांपल चल रहे हैं वो चल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं उनके बेस पर चल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले जाके इन वीडियोस जो ये वाला है मतलब पूरा बेसिक का वीडियोस है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, सबसे पहले जाके वो वीडियो जरूर देखें। उससे ही आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। और एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। एंड अब हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्जाम्पल में है क्या। एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले, फिर वही पैटर्न सेम पैटर्न कि जो हमारा एग्जाम्पल है पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। क्या लिखा हुआ है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम सो दैट इफ P ग्रेटर देन Q देन द एंगल बिटवीन देम इज, ये है, एंड रिजल्टेंट इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे एक पॉइंट का मतलब समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि फोर्सेस P एंड Q, फोर्सेस P और Q। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो फोर्स लिए गए हैं, एक P है दूसरा Q है। तो वो बोल रहे हैं कि फोर्स P एंड Q का जो रिजल्टेंट है, दो फोर्स ले लिए, इनका जो रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसे मेंशन नहीं किया कि रिजल्टेंट हम R ले, R1 ले, R डैश ले, ठीक है। तो हमारा जो हम जनरली लेते हैं, मैं रिजल्टेंट लूंगी यही R, कि मेरे पास P और Q दो फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने मान लिया R। तो ये रिजल्टेंट क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम मतलब P और Q के बीच का एंगल को। ये मेरे पास यहाँ पे P होता है, यहाँ पर Q होता है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या करता है, जो हमारे पास रिजल्टेंट है ट्राइसेक्ट करता है। अब ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है, जल्दी बताओ, क्योंकि हमने बाइसेक्ट पढ़ा हुआ है। तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना, टू पार्ट्स में, ठीक है, इक्वल डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मतलब एंगल को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर मैं बाइसेक्ट का बात करूं तो बाइसेक्ट में हमारे पास बेटा ऐसे होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ही हो गया दूसरा पार्ट ही हो गया, दिस इज द ट्राइसेक्ट, वो सॉरी बाइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट क्या होगा कि मेरे पास वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। P एंड Q मेरे पास दो फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट क्या है, R है, और ये R जो है वो ट्राइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन देम। मतलब P और Q के बीच का जो भी एंगल है उसको थ्री पार्ट्स में क्या कर रहा है, इक्वल डिवाइड कर रहा है, दिस, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब थ्री पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, बाइसेक्ट का हम यही करते हैं कि टू इक्वल पार्ट्स में उनको क्या करते हैं, वो डिवाइड करता है, क्लियर है। टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। देन उसके बाद दिया हुआ बेटा शो दैट इफ P ग्रेटर देन Q, तो P ग्रेटर देन Q यहाँ पे हमारे पास क्या दे दी, कंडीशन दे दी। इस कंडीशन का भी यहाँ पे यूज होगा, तब हमें शो करना होगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है मेरे पास। मतलब जो ये एंगल ट्राइसेक्ट हो रहा है ना, इस पूरे एंगल की मुझे क्या बतानी है, वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारे पास पूरा का पूरा अल्फा लेते हैं ना, दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा, तो मतलब हमें अल्फा की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है, क्लियर। अभी हम जो पुरानी चीजें हमने सीखी उसी से। देन द रिजल्टेंट इज मतलब आर की वैल्यू बतानी, मतलब यहाँ पे हमें एक आर की वैल्यू बतानी है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बताना है। तो मेन चीज है कि जो हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है पूरा डिटो, वो हमने ये देख लिया कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो हमें दिया गया है कि पी क्यू मेरे पास दो फोर्स है, उनका जो रिजल्टेंट आर है वो उन दोनों के बीच के एंगल को ट्राइसेक्ट करता है, जहां पे पी मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन है क्यू, ठीक है। तो हमें ये चीज बतानी है कि मेरे पास जो इनके बीच का एंगल है वो अल्फा, जो भी लेंगे हम एंगल, वो मुझे बताओ, और रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू ये वाली चीज बताओ, ठीक है। एंगल ये शो करना है हमें और रिजल्टेंट हमें ये शो करना है, ठीक है, क्लियर होगी ये बात, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे जो किया गया है बेटा, एक काम किया गया है यहाँ पे, ये तो समझ आ गया आर की वैल्यू निकालनी। मेन चीज आता है आपकी बुक में जो है, इनके बीच का जो एंगल है वो थ्री अल्फा लिया गया है। थ्री अल्फा क्यों लिया गया है वो देखो, थ्री अल्फा इसलिए लिया गया है कि जब मैं इसको थ्री पार्ट्स में, देखो ये मेरे पास पूरा थ्री अल्फा है, अगर मैं थ्री अल्फा को
इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो हर पार्ट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। तो मैं जैसे ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये भी मेरे पास अल्फा, ये भी मेरे पास अल्फा, ये भी मेरे पास अल्फा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए वहां पर हमने इस पूरे दोनों के बीच के एंगल को क्या ले लिया, 3 अल्फा। जैसे एक जगह आया था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट में वहां पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने पूरे एंगल को लिया था 2 अल्फा, ठीक है, क्योंकि अल्फा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा। उसी तरीके से कैलकुलेशन इजी के लिए हमने पूरे एंगल को माना 3 अल्फा, लेट करके चलेंगे, ठीक है, क्या माना, 3 अल्फा। 3 अल्फा दोनों के बीच का एंगल हम मान लेंगे, ठीक है, आगे बात समझ। और जब हम इसको ट्राइसेक्ट करेंगे तो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे मेरे पास ये अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ट्राइसेक्ट क्यों माना, मतलब ये चीज ध्यान रखना, बाइसेक्ट मतलब 2 अल्फा, ट्राइसेक्ट मतलब 3 में कर रहे हैं तो 3 अल्फा, फिर अल्फा अल्फा हमारे पास आ जाएगा। अब देखो मुझे ये एंगल निकालना है, 3 अल्फा मतलब दोनों के बीच का एंगल निकालना, मतलब 3 अल्फा निकालना। तो 3 अल्फा निकालने के लिए हम अब भी क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकाली और 3 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो पूरा कंसेप्ट ये चीजें समझ आ गई कि ये मेरे पास दो फोर्सेस है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। एंड पी जो है मेरे पास ग्रेटर देन है क्यू से, और यहाँ पर हम एंगल जो मानेंगे वो 3 अल्फा मानेंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए, मतलब ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको पूरे को 3 अल्फा मानेंगे, तो अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो हमें अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, एंड आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके कुछ थ्योरी लिखेंगे, देन इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, देन एंड अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, फिर इसको समझाऊंगी, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम के उसमें तो होता है सब, तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लेती हूँ, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा क्या आ गया, ठीक है। तो ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है ए, ये होता है मेरे पास बी, एंड ये होता है मेरे पास सी। तो ओ ए पे हमारे पास जो फोर्स होता है वो होता है पी, ओ बी पे हमारे पास फोर्स होता है क्यू। तो मेरे पास दो फोर्स है पी एंड क्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो ये डायगोनल होता है इनका, जो ये डायगोनल होता है, ठीक है, ये जो डायगोनल होता है ये ओसी जो ये रिप्रेजेंट करता है आर को, क्लियर। तो ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, जब हमने बेसिक स्टार्ट किया था तब से ही ये चीजें हम कर रहे हैं, कई बार हमने ये डायग्राम बना लिया है। तो अभी मैं इसको एक बार और बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, तो मैंने माना कि ओ जो ये मेरे पास ये वाला पी फोर्स है, ये वाला क्यू फोर्स है, ठीक है। तो ये पी और क्यू दोनों फोर्सेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, पैरेललोग्राम की साइड, कौन सी साइड, ओ ए ओ बी, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ओसी जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास डायग्राम है, दिस इज द पैरेललोग्राम, क्लियर। और पैरेललोग्राम की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना होगा वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, दो फोर्स थे, ठीक है, उनका रिजल्टेंट था, तो उसको तो मैंने डायग्राम में बना दिया कि मेरे पास दो फोर्स है, उनका एक रिजल्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि ये रिजल्टेंट जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम जब एंगल की एंट्री कराएंगे, लेट एंगल ए ओ बी, ये पूरा ही तो एंगल होगा, ठीक है, एंगल ए ओ बी, मेरे पास क्या मैंने माना, 3 अल्फा। ये चीज मैंने आपको बता दी कि 3 अल्फा मैंने क्यों मानी, क्योंकि इससे देखो ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम अल्फा अल्फा अल्फा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों के बीच का एंगल जो है वो मान लिया 3 अल्फा, ठीक है। अब मेन बात आती है, आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा। अब देखो हमें जो नॉलेज मिली है वो ये मिली है कि मेरे पास जो ये एंगल है, थोड़ा सा यहाँ पे बनाती हूँ, फिर नीचे दो डायग्राम बनेंगे, ये है मेरे पास यहाँ पे पी फोर्स है, यहाँ पे क्यू फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 3 अल्फा है, ठीक है। तो ये 3 अल्फा जो है, जो हमारा रिजल्टेंट है, इसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
एक ये हो गया मेरे पास, दूसरा मेरे पास ये हो गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या अल्फा, यहाँ पे क्या अल्फा, यहाँ पे क्या है अल्फा। कितना समझ आ गया। अब देखो जब भी हमने इस तरीके से ये ऐसे होता था P एंड Q, तो हमारे पास रिजल्टेंट यहीं पे होता है, ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है या जैसे भी है डायगोनल को शो करता है, मतलब रिजल्टेंट यहाँ होता है। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट मेरे पास कहाँ कहाँ होगा, मेरे पास जो है रिजल्टेंट जो हो सकता है वो मेरे पास यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पी और क्यू तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब मेरे पास रिजल्टेंट जो हो सकता है वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अगर मैं ऊपर वाला लेके चलूं कि ये वाला रिजल्टेंट है, तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। पैरेललोग्राम बन फिर आया नहीं, 1 मिनट, कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास P हुआ, ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ Q हुआ, और ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये R हुआ। अगर मैं इस वाले को रिजल्टेंट मतलब इसको मानती हूँ, तो मेरे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास मतलब प्रॉपर पैरेललोग्राम तो नहीं इस तरीके, हाँ अब सही है, ये ऐसे यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है, बात समझ आई। तो देखो इसमें ये तो मेरे पास ऐसे बन रहा है, क्योंकि ये एंगल इधर की साइड है तो थोड़ा सा इधर जाएगा। इसको भी अगर मैं प्रॉपर्ली बनाना चाहूँ तो थोड़ा सा ये अच्छे से तुम मतलब इस चीज को इमेजिन कर सको ना, वो ज्यादा बेटर है। तो मेरे पास ये होगा इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये R, ये P, ये Q। अब देखो इस चीज को समझना, जब मैं R ये वाला लूंगी तो नीचे वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, अल्फा प्लस अल्फा। तो ये नीचे वाला टोटल कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और ऊपर वाला रिमेनिंग बचेगा मेरे पास अल्फा। आगे बात समझ, ठीक है। अब जब मैं ये वाला रिजल्टेंट लूंगी तो मेरे पास नीचे वाला कितना बचेगा अल्फा, ऊपर वाला कितना बचेगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। आगे बात समझ क्लियर, कि अगर रिजल्टेंट में ये वाला लेती हूँ तो मेरे पास कुछ डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये वाला लेती हूँ तो ये वाला इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब हमने ये वाला लिया रिजल्टेंट, तो अल्फा प्लस अल्फा, नीचे वाला एंगल 2 अल्फा, ऊपर वाला अल्फा। जब मैंने नीचे वाला लिया तो नीचे वाला अल्फा, ऊपर वाला 2 अल्फा। तो आपके बुक में ये वाला डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं लिया। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, दिस इज द डीप कंसेप्ट, ठीक है। और हमने वही बोला है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज होगी वो बिल्कुल ही एक एक पॉइंट को बिल्कुल ही डीप कंसेप्ट आपको कराएगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कराते चले जाएंगे या बुक को पढ़ते चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ही डीप कंसेप्ट कराएगी। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंडीशन दी गई थी, क्या, कि P ग्रेटर देन है Q से। अब इस चीज का आपको कोई लॉजिक नहीं बताएगा, सिंपल की बुक में इस तरीके से दिया है ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं, इसका रीजन है। ये चीजें हमने देख ली, ये वाला क्वेश्चन देख लिया, भाई इसका भी तो यूज होगा, ऐसे ही थोड़ा ना एग्जांपल में कुछ भी दे दिया, भाई जो दिया है उसका कहीं ना कहीं चाहे वो थोड़ा सा ही पोर्शन यूज होता है। तो यहाँ पे दिया गया है हमें कि हमारे पास जो है P जो है वो ग्रेटर फोर्स है। P क्या है मेरे पास, P ग्रेटर देन Q। P जो है वो Q से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको जब मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फ्रीडम उसकी थ्योरी कराई थी, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि जो फोर्स बड़ा होता है, जो फोर्स ग्रेटर होता है, रिजल्टेंट का झुकाव उसी की साइड होता है। तो अगर मेरे पास P फोर्स बड़ा है तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का झुकाव P की साइड होगा। आगे बात समझ, मैंने ये चीज भी आपको बताई थी, जिसकी पावर ज्यादा झुकाव उसी की साइड, ठीक है। तो जिसकी पावर ज्यादा, भाई ये बड़ा है, इसकी पावर ज्यादा है, तो झुकाव इसी की साइड होगा। आपने देखा होगा अपनी मतलब रियल लाइफ में भी, जिस इंसान की पावर ज्यादा होती है लोगों का झुकाव उसी की साइड होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई जिसकी पावर ज्यादा, रिजल्टेंट का झुकाव उसी की साइड होगा। अब मेरे पास P बड़ा है, ये मेरे पास क्या है, लार्ज है, तो सिंपल सी चीज है, R इसको लेंगे कि इसको, अगर मैं इसको लूंगी तो ये तो यहाँ पे गैपिंग ज्यादा हो गया, झुकाव इसमें आ रहा है, मतलब झुकाव का मतलब P के ज्यादा नजदीक हो। तो P के पास कौन है, ये वाला, तो P के पास कौन है, ये वाला, इसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो P से इधर है, ये 2 अल्फा मतलब इधर की साइड, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये P से दूर है, P के पास कौन सा है, ये, तो जिसका झुकाव P की साइड होगा वही मेरे पास इसमें आएगा। तो ये एंगल लेने का जो लॉजिक है वो हमारे पास वो इस पे डिपेंड करता है कि हमें किसको लेना है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी कि भाई जिसकी पावर ज्यादा होगी, जो फोर्सेस मेरे पास बड़ा होगा, जो फोर्स रिजल्टेंट का झुकाव उसी की साइड होगा, तो रिजल्टेंट का झुकाव इसकी साइड होगा। तो मेरे पास P के पास जो है वो ये वाला रिजल्टेंट है, इसलिए हम इसको लेते हैं, यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, और इस वाले को हम क्रॉस कर देते हैं कि इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि P ग्रेटर दिया हुआ है, P ग्रेटर दिया हुआ है तो झुकाव उसी की साइड होगा, ठीक है, क्लियर। तो रीजन समझ आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा एंगल 3 अल्फा था,
अब ये वाला एंगल जो होगा वो मेरे पास अल्फा होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो होगा मेरे पास 2 अल्फा। इतना कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने किस तरीके से इसको पोर्शन को हो किया। एंड अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो पूरे एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या कराया था, इससे पहले से पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन फॉर्मूला, ठीक है, तो साइन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास अप्लाई होता है ट्रायंगल में, ठीक है, तो ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ इस तरीके से ए बी सी, तो मेरे पास क्या है, तो साइन फॉर्मूला देखो, ए के सामने वाला ए, मतलब जो इसकी मतलब जो साइड है इसकी जो लेंथ है, बी के सामने वाले की बी, सी के सामने वाले की सी, ठीक है, ये मेरे पास क्या होते हैं एंगल। तो सिंपल सा कंसेप्ट, मतलब किसी भी फॉर्मूले को क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। क्या होता है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तीनों साइड को लिख लो, तो मैंने साइड लिख ली यहाँ पे बी सी अपॉन, फिर ए सी अपॉन और ए बी अपॉन, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी तीनों साइड लिख लो, तीनों साइड करके इक्वल टू करके अपॉन लगाओ और सबके नीचे लिख दो साइन साइन साइन, ठीक है। अब साइन में क्या लिखना है, जो साइड ली है बीसी उसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल क्या है ए, इसके सामने वाला एंगल क्या है बी, इसके सामने वाला एंगल क्या है सी। आगे बात समझ। अब बीसी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, जल्दी बताओ, बीसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बीसी की वैल्यू है मेरे पास ए, तो आ जाएगा ए अपॉन साइन ए, एसी की वैल्यू क्या है मेरे पास बी अपॉन साइन बी, और ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास सी अपॉन साइन सी। ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको, साइन फॉर्मूला आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। बट मैं इसको फॉर्मूला वाइज याद ना करके, मैं तो ये जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको इस तरीके से ध्यान रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो हमारे पास यहाँ पे इन ट्रायंगल, इस वाले में यूज करना है ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी में, ठीक है। अभी नहीं, ओ ए सी में using sine formula, using sine formula, using sine formula, ठीक है। तो हम ट्रायंगल OAC में साइन फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला है मेरे पास, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली बना देती हूँ। मेरे पास ट्रायंगल क्या है, नहीं ऐसे, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे मेरे पास P है, यहाँ पे मेरे पास R है और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास ट्रायंगल है, आप एक बार देख सकते हो OAC, ठीक है, और जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी ट्रायंगल है उसकी सारी साइड लिख लो, तो पहली साइड क्या है इसकी OA, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे OA अपॉन, दूसरी साइड क्या है बेटा AC, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे AC, तीसरी साइड क्या है OC, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे OC, ठीक है। तीनों साइड मैंने लिख ली। अब तीनों साइड के नीचे यहाँ पे लिखूंगी मैं साइन, क्या लिखूंगी साइन, यहाँ पे क्या लिखूंगी साइन, सिंपल, ठीक है। अब मुझे OA के सामने वाला क्या चाहिए, एंगल, तो OA ये है, इसके सामने वाला एंगल मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, पर ये तो मुझे अभी पता ही नहीं है, ठीक है। अभी जो जो पता है वो चीजें हम लिखेंगे। AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल क्या है अल्फा, तो यहाँ पे तो काम बन गया, ठीक है। अब OC के सामने वाला एंगल ये वाला, तो ये भी मेरे पास नहीं है, ना मुझे अभी ये एंगल पता ना ये एंगल पता यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं साइड की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे साइड लिखी थी, तो यहाँ पे देखें तो OA क्या है मेरे पास P, ठीक है, और OC क्या है मेरे पास R। अब मुझे अभी AC का भी नहीं पता कि AC कितनी है, ठीक है। तो अभी मुझे इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये, ठीक है। तो पहले हम साइड एक रहती है तो साइड का काम करते हैं। अब देखो ये पूरा क्या है मेरे पास, दिस इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है मेरे पास, बताओ जल्दी। हेयर, यहाँ लिख रही हूं मैं, हेयर ओ ए सी बी, आर ओ सी बी इज, मेरे पास क्या है, इज पैरेललोग्राम, मेरे पास ये पैरेललोग्राम है। देन तब मेरे पास पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो मेरे पास ओ बी और ए सी मेरे पास क्या होंगे, ओ बी पैरेलल होगा ए सी के, ठीक है, एंड ओ बी इक्वल टू होगा मेरे पास ए सी के,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, तो दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, ओबी पैरेलल होगा एसी के, और ये जो होगा मतलब इसकी वैल्यू उसके वैल्यू के इक्वल होगा। अब ओबी मेरे को क्या दिया हुआ है, क्यू, ओबी क्या है मेरे को, क्यू, तो एसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास, क्यू। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप लिख सकते हो मेरे पास, यहां से लिख सकते हो, एक मिनट, यहां से लिख सकते हो एसी जो होगा वो मेरे पास इक्वल टू होगा क्यू के। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे मुझे क्यू भी मिल गई, तो साइड का काम तो हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ट्रायंगल का चाहिए। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल मिल जाए तो मुझे सम ऑफ मतलब ट्रायंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम जो होता है इक्वल टू 180, उससे हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो पहले मेरा टारगेट रहेगा अब इस वाले को फाइंड करना। इस वाले को हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा कि ओ बी और ए सी, मतलब ओ बी और ए सी मेरे पास क्या है, पैरेलल है। अगर मेरे पास ये पैरेलल है तो यहाँ पे ध्यान देना, तो पीछे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है मेरे पास ऐसे ओ बी और ए सी आर पैरेलल लाइन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है और दूसरा आप देख रहे हो ओसी, ओसी ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ओसी ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हो इस तरीके से कि दो पैरेलल लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसी दिख रही है ना, दो पैरेलल लाइन है और ये मेरे पास, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं इसको इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ओसी क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो देखो इसी के अंदर इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसे तो होता है। तो मेरे पास बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप, छोटी क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हुई है कि मेरे पास क्या होगा, ये दो पैरेलल लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल मेरे पास इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास 2 अल्फा है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखो आप, ये एंगल 2 अल्फा है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, 2 अल्फा। तो यहाँ से ये एंगल हो गया मेरे पास 2 अल्फा। 2 अल्फा किस तरीके से हुआ कि ओ बी और ए सी मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन से, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, हेयर, यहाँ लिख रही हूँ मैं, हेयर ओ क्या नाम है, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू होगा एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। ठीक है, बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा ओ सी ए, इस वाले एंगल के। ठीक है, क्लियर। क्यों होगा, यहाँ पे आप साइड में लिख दो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये मेरे पास बी ओ सी 2 अल्फा है, तो ओ सी ए कितना हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे ये चीज पता चल गई कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो बन गया मेरे पास 2 अल्फा। अब देखो एक मेरे पास ये क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ये एंगल पता, मुझे ये एंगल पता, तो ये एंगल तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है 180। तो पहला एंगल क्या है, अल्फा, दूसरा एंगल क्या है मेरे पास 2 अल्फा, तीसरा एंगल मुझे क्या है, एंगल ए, ऐसे लिख लेती हूँ, एंगल ए तो है ये वाला पोर्शन, इसको मुझे इवेल्युएट करना, इक्वल टू क्या होगा 180। तो मेरे पास इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 180। तो मुझे निकालना है एंगल ए, तो वो क्या होगा मेरे पास 180। अब ये अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएंगे, 3 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 अल्फा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना बचा बेटा, 180 माइनस के 3 अल्फा। इस चीज को आप यहाँ पे लिख लेना कि मेरे पास ये वाला जो एंगल आया वो आया 180 माइनस के 3 अल्फा। आई होप यहाँ तक ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसको क्या किया, हैंडल किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ जो ये मेरे पास डायग्राम बन गया इसकी हेल्प से अब यहाँ पे मैं अपना साइन फॉर्मूला क्या है लिखूंगी। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल कर देती हूँ जिससे मैं आगे कर पाऊँ। अब देखो यहाँ पे ओ ए क्या है मेरे पास, टी, अभी मैंने देखो ओ ए के सामने वाला एंगल क्या, 2 अल्फा, तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे ए सी के सामने वाला एंगल अल्फा लिख दिया मैंने, ओ सी के सामने वाला एंगल यहाँ पे आएगा 180 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, क्लियर। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड लिख दो, फिर अपॉन में साइन साइन, और इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, तो मेरे पास ओ ए क्या है, पी, पी अपॉन साइन 2 अल्फा। ठीक है, और ए सी क्या है मेरे पास, क्यू, तो क्यू अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, और ओ सी क्या है मेरे पास, आर, तो आर अपॉन
अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन 180 माइनस 3 अल्फा। अब देखो मेरे पास क्या होता है, ये एंगल मेरे पास क्या होता है 180 होता है, यहाँ पे 90, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरे पास ये पूरा 180 है, ठीक है। 180 में से कुछ कम है तो मतलब यहाँ पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास साइन क्या होता है प्लस में होता है। तो 180 माइनस 3 अल्फा अगर है मेरे पास तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये प्लस में होता है तो 3 अल्फा चेंज हो जाता है। 180 माइनस 3 अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो साइन प्लस होता है तो ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ आ गया। किसी को भी कोई डाउट, एक एक पॉइंट करके मैंने आपको समझाया है। अब क्या करोगे, आपको देखो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आर को अभी हम रहने देते हैं, मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लूंगी। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। तो पहले मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लूंगी, सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे लूंगी मैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फिर हम सेकेंड और थर्ड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में मेरे पास क्या है, पी अपॉन साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा, यही है मेरे पास। पी अपॉन साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, पी को एक साइड, क्यू को एक साइड, इस तरीके से कर ले। तो मैं क्या करूंगी, साइन अल्फा को इधर ले आऊंगी, अल्फा वाले एक साइड, क्योंकि मुझे अल्फा इवेल्युएट करना है तो मैं इधर ही लेके आ रही हूँ। अपॉन में साइन 2 अल्फा इक्वल टू, ठीक है, क्यू यहीं पे बैठा है बेटा, तो पी नीचे। अब देखो क्या किया, साइन को इधर ले गए, पी को इधर ले आए, ठीक है, और ये यहीं पे बैठा। साइन को बस इधर ले गए, मतलब अल्फा को अल्फा की साइड और क्यू क्यू को एक साइड, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू बाय पी, ये होता है। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, 1/2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू बाय पी। तो मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नीचे आ गया, तो इसका मतलब मुझे क्या, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा और ये सारा सिस्टम इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा को इधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, कॉस अल्फा इक्वल टू, ठीक है। अब ये पी इधर नीचे बैठा हुआ है तो ये इधर जाएगा, तो पी ऊपर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, तो 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब क्यू इसके पास आ जाएगा, तो ऊपर बैठा हुआ था नीचे, ठीक है। तो मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी पी, बात समझ आ गई। कॉस अल्फा को इधर ले आए तो ये अपॉन में था, इधर आके आ गया, ठीक है। पी को हम इधर, क्यू को इधर, तो पी अपॉन 2 क्यू। अब इसका अगले वाले पार्ट्स में भी यूज होगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स, ठीक है, पी अपॉन 2 क्यू, ये आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स पी अपॉन 2 क्यू। अब देखो सिंपल सी चीज है, मुझे फाइंड क्या करना था, ये बताओ जल्दी। मुझे फाइंड करना था दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल मैंने क्या माना हुआ, 3 अल्फा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस, हेंस यहाँ पे आएगा द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो है वो है 3 अल्फा। दैट इज अल्फा की वैल्यू पुट करो 3 कॉस इनवर्स पी अपॉन 2 क्यू। और यही चीज मुझे दिखानी थी कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास 3 कॉस इनवर्स पी बाय 2 है। आप एक बार देख लेना, 3 कॉस इनवर्स पी बाय, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यही मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 3 कॉस इनवर्स पी बाय 2 क्यू। अब मेरे पास जो रिमेनिंग रहता है वो सिर्फ मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट मेरे पास यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको और इसको, सेकंड और थर्ड को एक साथ कंबाइन करके हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लेंगे सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को हम यहाँ पे लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर? एंड थर्ड, तो सेकंड क्या है मेरे पास यहाँ पे, क्यू अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्या है मेरे पास, आर अपॉन साइन 3 अल्फा, ये मेरे पास है, ठीक है। क्लियर? अब इसको देखो, क्यू अपॉन आर, या ऐसे करते हैं, मुझे आर को इवैल्यूएट करना है ना, तो आर को यहीं पे रखो, तो आर मेरे पास वहीं रहा, ठीक है। ये साइन 3 अल्फा इधर नीचे है तो इधर आके ऊपर, तो साइन 3 अल्फा अपॉन में क्या है, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्यों, इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि आर को इवैल्यूएट करना, आर को अलग ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो इसके नीचे है वो इधर आके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब मेरे पास साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है साइन, सॉरी 3 साइन अल्फा माइनस के 4 साइन की पावर 3 अल्फा।
दिस इज द साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 3 अल्फा का 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन की पावर 3 अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी साइन अल्फा बैठा, यहाँ भी साइन अल्फा की पावर 3 बैठी, तो मैं दोनों में से साइन अल्फा कॉमन ले सकती हूँ। तो मेरे पास आर क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ से साइन अल्फा क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3 माइनस 4, एक कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे मेरे पास जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है साइन अल्फा, इस साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर अल्फा क्यों। आगे बात समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे को आर की वैल्यू वैल्यूट करनी है। अगर आप देखो तो आर मुझे किस में दिया हुआ, तो किस पोर्शन में करना है, आर को मुझे पी और क्यू के टर्म में करना है। बट यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आ रही है वो टर्म आ रही है यहाँ पे क्यों क्यों आ रहा, पी तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा को मुझे कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे पास पी और क्यू के टर्म में ये आए। तो अगर आपने देखा होगा इससे पहले वाले में मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है cos अल्फा की वैल्यू। ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू क्या है, p अपॉन 2 क्यू। तो अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा को चेंज कर दूं cos अल्फा में, तो cos अल्फा की वैल्यू मैं वहां से पुट कर सकती हूँ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा। अब ये काम क्यों किया है, इसका रीजन समझ आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आर लेके आना वो पी और क्यू के टर्म में लेके आना है। अब पीछे मैंने अभी निकाला हुआ है cos अल्फा जो है पी एंड क्यू के टर्म में। तो अगर मैं साइन को cos में चेंज कर दूं तो cos अल्फा की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ और सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिखूंगी अब ये वाला पोर्शन। ठीक है, 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस के 4 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्यों, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस के 4 कितना आएगा, अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 4 में से 3 गए 1, साइन किसका बड़े वाले का, तो माइनस के 1 प्लस के 4। अब cos अल्फा की वैल्यू क्या, p बाय 2q, तो cos अल्फा की जगह लिखो p बाय 2q। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे क्यों मेरे साथ चल ही रहा है। कितना सभी को क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो आर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस के 1 प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन करो, पी स्क्वायर अपॉन 4 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस के 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, बाहर मेरे पास क्यू। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर इसके नीचे 1 क्यू स्क्वायर ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, ठीक है, बचेगा रिमेनिंग एक, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 2 है वहां पे 1 है, तो एक नीचे बच जाएगा। इसको रीअरेंज करके रखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। तो यही मुझे प्रूफ करना था, आप देख सकते हो पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। तो मेरे पास ये दोनों निकल के आ गए। ठीक है, रिजल्टेंट भी निकाल लिया और दोनों के बीच का हमने एंगल भी दिखा दिया। अब सिंपल सी चीज है, आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि माइंड में किस तरीके से ध्यान रखना है शुरू में ही। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो फोर्स दिए गए पी एंड क्यू, उनका रिजल्टेंट आर है जो उन दोनों के बीच के एंगल को क्या कर रहा है, ट्राइसेप्ट कर रहा है। तो हम एंगल इस तरीके से मानेंगे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। तो हमने पूरे एंगल को मान लिया 3 अल्फा, अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पी जो है वो क्यू से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें यहाँ पे इस दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल 3 अल्फा है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ये चीज हमने मान ली कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 3 अल्फा है। बट डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास थी दो चॉइस कि मेरे पास रिजल्टेंट ये हो सकता है, ये होगा तो इस तरीके का बनेगा, ये होगा तो इस तरीके का बनेगा। बट P ग्रेटर देन Q दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास R का जो झुकाव होगा वो P की साइड होगा, मतलब P के पास होगा। तो P के पास कौन सा है, ये वाला। तो हमने इसको चूज किया, इसको रिजेक्ट किया। अब इसको चूज करने के बाद
सिंपल हमारे पास जो है यहाँ पे एंगल आ गया अल्फा, यहाँ पे आ गया 2 अल्फा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे साइन फॉर्मूला लगाना है, तो पी क्यू और अल्फा तो मेरे पास दिया हुआ है, तो मुझे इस साइड का भी पता होना चाहिए। तो मुझे पता है दिस इज द पैरेललोग्राम, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो ये मेरे पास आ गई क्यू। साइड तीनों का पता चल गया, एंगल सिर्फ एक ही पता है, तो मुझे ये दोनों एंगल भी चाहिए। तो मुझे पता है पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये एंगल 2 अल्फा, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया। अब ये अल्फा, ये 2 अल्फा, तो क्या हो गया, 3 अल्फा, और तीनों एंगल्स का सम होता है इक्वल टू 180, तो 180 माइनस के 3 अल्फा हो जाएगा ये वाला एंगल। अब जैसे ही मेरे पास तीनों एंगल्स निकल के आए, मैंने लगा दिया साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला का सिंपल फंडा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, अब मैंने इन दोनों को इक्वल लिया, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आगे निकल के, ठीक है। अब फिर मैंने लास्ट के दो को लिया, तो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे पी क्यू के टर्म में चाहिए था, बट यहाँ पे पी क्यू के टर्म में नहीं आ रहा था, तो मैंने पीछे वाले की हेल्प से इसको चेंज करके इसका मतलब कैलकुलेशन निकाली, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसी के हिसाब से हमें हैंडल करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि भाई आर के लिए ये चॉइस थी, हमने ये रिजेक्ट की, ये वो किया, तो ये आपको कहीं पे भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सिर्फ निवान मैथ अकेडमी पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द डीप कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज और हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।